बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट पाकिस्तानी चैनल के साथ मैं दोबारा से हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या फ़र्क है। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको सारे डिफरेंसेस उनके पता चल जाए और आगे हर एक की टाइप्स और उनकी वे ऑफ मेजरमेंट थोड़ा सा आपको उसका आइडिया हो जाए। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो एनालिसिस ये है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल डाटा को देखता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखता है और कंज्यूमर बिहेवियर को देखता है। ठीक है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है रियल वैल्यू। तो जो भी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है उसका मानना यह है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कि रियल वैल्यू ऑफ द शेयर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जिसके ऊपर वो ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू की मेजरमेंट के लिए वो अवेलेबल डाटा को यूज करते हैं। अवेलेबल डाटा मेनली कौन सा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें आपका बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, आपके बाकी चीजें, कैश फ्लो, आपके डिस्क्लोजर्स, ये सब कुछ आ जाता है। प्लस कोई पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं, कोई एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग्स हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस हैं, उनके ऊपर डिसीजंस हैं बोर्ड के और शेयर होल्डर्स के, वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, अब ये जो डाटा होता है ना, ये होते हैं दो तरह का। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है। क्वांटिटेटिव वो डाटा जिस जिस जो नंबर्स को आपको एक्सप्लेन करे, जैसे कि डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, कंपनी की अर्निंग्स कितनी थी, कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ कितनी हुई, डिविडेंड में ग्रोथ क्या हुई, डिविडेंड की यील्ड क्या थी, डिविडेंड का पे आउट क्या था। सेम अप्लाइज फॉर बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू क्या रेशो निकलती है। तो ये भी आपके नंबर हैं सारा। और ये सारा कुछ कहाँ है? अवेलेबल डाटा से ही आपको पता चलता है। अवेलेबल डाटा क्या है? या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या पब्लिकली अवेलेबल डाटा है उस कंपनी से रिलेटेड, उस इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सारी चीजों से आपको पता चल जाता है। तीसरी चीज आ जाती है सेल्स, ग्रोथ एंड रिटर्न्स। आपकी कंपनी की सेल्स कितनी है, सेल्स के अंदर ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है, कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ क्या है, मार्केट शेयर क्या है, रिटर्न्स क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जो क्वालिटेटिव डाटा है वो आ जाता है सब्जेक्टिव डाटा, जो कि आप क्वांटिफाई नहीं करते। इसमें है ब्रांड की वैल्यू। जैसे मैं कहूँ कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ यूनिलीवर की, तो यूनिलीवर की मार्केट में क्या एग्जिस्टेंस है, उसकी गुडविल क्या है, तो लोग कितना जानते हैं, तो उसे एक ब्रांड की वैल्यू क्या, रिकग्निशन। लोगों को ट्रस्ट है कि जैसे एप्पल और सैमसंग के मोबाइल फोन्स हैं, दे आर रियली गुड, तो उनकी एक रिकग्निशन है। इन कंपैरिजन टू कोई इन्फिनिक्स का मोबाइल होगा तो उसका और सैमसंग के मोबाइल में जमीन आसमान का फर्क है, तो एक रिकग्निशन है सैमसंग की। फिर मैनेजमेंट। आपको पता है कि यार इस कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है। लाइक एप्पल की हम अगर बात करें इंटरनेशनली, तो टिम कुक उसको अगर उसको मैनेज कर रहा है तो हमें पता कि ही गॉट द टैलेंट, ही गॉट द स्किल्स टू मैनेज द कंपनी। इसी तरह से आप पाकिस्तान में किसी भी कंपनी को आप देख सकते हैं कि उनकी मैनेजमेंट कौन है। ठीक है। और ये आपको सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैंने पहले बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो कि हम कहेंगे कि शेयर की असल प्राइस है, और हमारा मानना ये होगा कि शेयर जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो, या मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है। तो अब हमें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर उसकी रियल वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है इन द लॉन्ग रन, यानी आज से 3-4 साल के अंदर उसकी रियल वैल्यू कहां तक पहुंचेगी, बेस्ड ऑन उसके एक्सपेंशन प्लान्स, बेस्ड ऑन उसकी सेल्स ग्रोथ, बेस्ड ऑन उसकी डिविडेंड्स, ये सारी कुछ थे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स देनी है, अंडर वैल्यू कब होगा शेयर और ओवर वैल्यू कब होगा। तो अंडर वैल्यू वो तब होगा कि अगर फॉर एग्जांपल करंट शेयर प्राइस है 28 रुपए की, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि इसकी रियल वैल्यू है वो हमें नजर आ रही है कि आफ्टर 2 इयर्स वो 34 रुपए की होगी। ठीक है। तो ये शेयर अंडर वैल्यू है 21% से, तो हमें ये शेयर खरीद लेना चाहिए। अब ये अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू जो शेयर्स में डील करते हैं, ये बड़े इक्विटी के एनालिसिस आते हैं तो उसमें लिखा होता है ये अंडर वैल्यू है, ये ओवर वैल्यू है।
तो ये अंडर वैल्यू यहां से निकलता है कि करंट शेयर प्राइस जो है वो कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो अंडर वैल्यू बाय 21%। सेम अप्लाइज फॉर ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू में क्या होगा कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो मैंने ये लिख दिया कि ओवर वैल्यू बाय 21%। तो इसमें करंट वैल्यू थी 34 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू थी 28 रुपए, तो ओवर वैल्यू हो गया 21% से। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस जो है उसमें हम करते हैं, इसमें जो मेन चीज है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वैसे बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैं दो चीजें बताऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कि शेयर की जो करंट मार्केट प्राइस है वो कहते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो एनालिसिस होते हैं उसी के ऊपर होते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, उसके मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, फिर आप इन्हीं ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं चार्टिंग की मदद से, ऑसिलेटर्स की मदद से, मार्केट स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो ये चीज है। तो मेन चीज इसमें प्राइस की मूवमेंट है और सप्लाई और डिमांड है। सप्लाई और डिमांड यानी कि आप कह रहे हो कि प्राइस कैसे डिटरमिन हो रही है, यानी आपने कहा कि शेयर की प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर शेयर प्राइस। प्राइस की जो करंट प्राइस है और उसकी जो मूवमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस ऑफ द शेयर। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्राइस की मूवमेंट है अप एंड डाउन फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, जो कि फ्यूचर में उसकी मूवमेंट आएगी, वो कैसे आएगी, सप्लाई एंड डिमांड की मदद से आएगी। जितनी सप्लाई ज्यादा होगी वो प्राइस गिर जाएगी, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तीन मेजर प्रिंसिपल्स कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसमें मतलब इसका क्या है कि जो स्टॉक प्राइस है ना वो रिफ्लेक्ट करती है हर चीज को, ठीक है, जो कि कंपनी को इफेक्ट करेगी। तो इसमें फिर से इसको देखिएगा कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये जो उसकी शेयर प्राइस है ये इफेक्ट ले लेती है हर उस चीज का जो कि कंपनी को इफेक्ट करती है। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, कि जो शेयर की स्टॉक प्राइस है या शेयर प्राइस है वो एक ट्रेंड में मूव करती, अपवर्ड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कप एंड हैंडल, ये बड़े इसके ट्रेंड आ जाते हैं। फिर हिस्टोरिकल ट्रेंड आ जाता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या कहता है कि जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है ना और स्टॉक प्राइस की डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को और सपोर्ट लेवल्स को जो निकाला जाता है, वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को भी देखा जाता है कि शेयर प्राइस जब सर्टेन लेवल्स पे जाती है तो उसकी सप्लाई और डिमांड क्या हो जाती है और लोग उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उससे आपको फ्यूचर प्रोडिक्ट करने में आसानी हो जाती है। यानी कि अगर शेयर प्राइस गिरी थी आज से 20 साल पहले, अगर शेयर प्राइस गिरी थी, या आज से 2 साल पहले शेयर प्राइस गिरी थी, या साल पहले गिरी थी, तो लोगों ने उसकी सप्लाई और डिमांड को किस तरह से रिएक्ट किया था, तो इसी तरह से फ्यूचर में भी करेगी। तो ये हम यहाँ पे यही करें, स्टॉक प्राइस मूव्स ओवर एंड ओवर अगेन इन द सेम हिस्टोरिकल पैटर्न। हिस्टोरिकल पैटर्न जो कि आपको पहले की मूवमेंट से, पहले की जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है उससे आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस की जो दो मेजर किस्में हैं। वो है, एक है प्राइस एक्शन, जो कि मैं अगर यहाँ पे नाम लूंगा तो लोगों को फिर काफी शायद लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है। प्राइस एक्शन में होता है सपोर्ट लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स होती हैं और ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स को मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेंड्स को या तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने तो वो आपको ज्यादा उसकी समझ आएगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट ये होती है कि अगर शेयर प्राइस गिर रही हो तो उसका एक सपोर्ट लेवल होता है कि यार ये फॉर एग्जाम्पल अगर 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है तो जैसे ये 28 रुपए पे आएगा शेयर का वैल्यू, तो इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट नंबर वन। अगर 28 से मजीद गिरा तो फॉर एग्जाम्पल 26 पे दूसरी सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल्स ये है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे इसको ब्रेक मिलेगी। वो ब्रेक मिलती कैसे है, वो बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर आपने कैलकुलेशन की होती है, वो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के ऊपर की होती है, वो सप्लाई एंड डिमांड के एनालिसिस किए होते हैं, मूविंग एवरेजेस को देखा होता है। और इसी तरह से रेजिस्टेंस के भी ये लेवल होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर प्राइस 30 से 32 पे गई तो वहां पे रेजिस्टेंस आएगी मजीद बढ़ने से, वहां पे लोग रुकेंगे कि सोचेंगे कि इसको मजीद खरीदा जाए कि ना खरीदा जाए। और अगर वो 32 से पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस लेवल होगा कि वो 34 पे रेजिस्टेंस लगेगी। तो वो एकदम फ्री फ्लो नहीं होती, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तो सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं आपको, और ये चीजें ग्राफ्स में बड़ी विजिबल होती हैं।
अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिनसे ये चीज़ें मेजर की जाती हैं? उसमें मूविंग एवरेजेस हैं, उसमें ऑसिलेटर्स हैं जो कि ग्राफ्स श्राफ्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और वॉलीटिलिटी मेजर्स होते हैं। ये इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अलहदा से वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगर आप लोगों को इसके ऊपर मजीद डिटेल चाहिए हुए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो आई विल मेक फॉर ईच वन, यानी कि क्या है, यह एक ब्रीफ सी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाह रहा। ठीक है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, ऑसिलेटर्स हैं, वॉलेटिलिटी मेजर्स हैं। इनकी मदद से आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स को मेजर करते हैं। इसी की मदद से आप फ्यूचर प्राइस की उसकी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को क्लोज करने से पहले अब मैं फिर आपको बता दूं, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज मेनली फॉर द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म 1 साल से लेके 5 साल भी हो सकती है, 5 साल से लेके 10 साल भी हो सकती है। ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इट इज मोर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर। ठीक है, तो जो आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आपको शायद बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप नजर आएंगे जो आपको कहेंगे हम आपको ट्रेडिंग के सिग्नल्स देंगे। अब वो जो ट्रेडिंग के सिग्नल्स होते हैं या आपका ब्रोकर होता है वो आपको सिग्नल्स देता है, वो सारे सिग्नल्स क्या हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, वो प्राइस की मूवमेंट देख रहे हैं, उन्होंने मूविंग एवरेजेस खोली हुई हैं, उन्होंने आपके ऑसिलेटर्स खोले हुए हैं, बोलिंगर ब्रांड्स हैं उनके पास, RSI है उनके पास, और बहुत सारी चीजें, तो उसकी मदद से वो आपको बताते हैं कि यार ये शेयर ऊपर जाएगा, खरीद लो। ठीक है, दूसरा कुछ इनसाइट्स भी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो चीज है जिसके बेसिस के ऊपर आप देखते हो कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते हो। और उसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू, ग्रोथ और डिविडेंड्स जो है वो इन्वेस्टिंग है, जो कि फंडामेंटल के अंडर आती हैं, और ट्रेडिंग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आती है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मेन डिफरेंसेस बता दिए, और मैंने आपको दोनों के वे ऑफ मेजरमेंट्स बता दिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हों तो फील फ्री टू आस्क मी। ब्रीफ क्वेश्चंस आप मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर देम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मजीद किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।